इसमें ये कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होल की कंसंट्रेशन है वो बराबर है Ni के। ठीक, Ni आपका कांस्टेंट है। ठीक, यहाँ तक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, देन आई एम रिपीट नॉट अगेन, डोंट वरी। ठीक है, तो अब आगे क्या करते हैं, आगे इन दो फॉर्मूलों को देखते हैं ना। अगर पहला वाला N1 N नॉट द नंबर ऑफ होल्स, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सेमीकंडक्टर एंड अ नंबर ऑफ होल्स इन अ सेमीकंडक्टर। ठीक, कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे सेमीकंडक्टर के अंदर और कितने होल्स होंगे इन सेमी। अब ये दोनों चीजें मैंने क्यों कैलकुलेट की, इनकी वजह क्या है इन दोनों कैलकुलेट करने की। देखो, जब तक मुझे ये कैलकुलेशन नहीं होगी तब तक मुझे ये पता नहीं चलेगा कितने नंबर हैं। अगर मुझे नंबर पता नहीं चलेगा तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि कितना कंडक्टिव मटेरियल बन गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन ही डिसाइड करेगी कंडक्टिविटी या मोबिलिटी क्या है। ठीक, अब अगले टर्म में हम वही देखेंगे अगले स्लाइड में। जैसे कि देखो यहाँ पर अब यहाँ पे एक शब्द है आपके सामने, दैट्स कॉल्ड कंडक्टिविटी। किसी भी मेटेरियल की कंडक्टिविटी इस टर्म से डिफाइन होती है। कंडक्टिविटी बेसिकली व्हाट इट इज लाइक दैट n द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन एनी मटेरियल, कोई भी चार्ज कैरियर के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और बेसिकली द चार्ज ऑफ द चार्ज कैरियर। ठीक, एंड द थर्ड वन दैट्स कॉल्ड म्यू, दैट्स कॉल्ड मोबिलिटी। इसे हम कहते हैं मोबिलिटी ऑफ अ कैरियर, कैरियर की मोबिलिटी कितनी है। और just a reciprocal term that's called that one, and a sigma you know very well already, है ना, कि सिग्मा को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जस्ट रेसिप्रोकल है, पहले से आपको पता है, दैट इज ओम्स अकॉर्ड, ओम्स लॉ फिगर है ये सब पुरानी वाली। ठीक, अब यहाँ पे क्या हमें देखना है, देखो अब यहाँ से मुझे क्या पता चलेगा मटेरियल की कंडक्टिविटी, क्योंकि देखो मेरे पास में n है अवेलेबल, एन अभी अभी हमने यहाँ से निकाला है यहाँ पर, तो एन मेरे पास अवेलेबल है। चार्ज कैरियर का चार्ज ई, ये तो हमेशा से ही पता है 1.6 लाइक दैट। और थर्ड टर्म है मोबिलिटी। अब ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये क्या है, कि मोबिलाइजेशन क्या है। ठीक है, व्हाट इज अ मोबिलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और कई बार एग्जाम में भी पूछी जाती है कि मोबिलिटी क्या है। उसके बाद में अगर हम सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो सेमीकंडक्टर की जो मोबिलिटी है, जो कंडक्टिविटी है, वो दो टर्म्स से मिलके बनेगी। नंबर एक कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वन कंडक्टिविटी बाय होल्स। पहली वाली कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रॉन और दूसरी वाली कंडक्टिविटी बाय होल्स। पहली टर्म में मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सेकेंड में मोबिलिटी ऑफ द होल्स। दैट थिंग्स आर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर बेसिकली। और यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के लिए थोड़ा सा टर्म्स को डिफाइन कर दिया है, मतलब थोड़ा सा रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया और बड़ा सिंपल सा हो गया है चीजें। ठीक है, कि यहाँ पे मैंने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो जो कांस्टेंट है वो Ni के बराबर हो जाएगा और ये चीजें यहाँ पे म्यू और म्यू वन के टर्म्स में लिख जाएंगी। ठीक, और n को मैंने इन टर्म्स में डिफाइन कर दिया इजीली, द पावर ऑफ द ई के टी में। तो कंडक्टिविटी किस तरह से डिफाइन होगी, ठीक है, बहुत आसान सा मैथमेटिक्स से, ज्यादा कुछ नहीं करना है। कंडक्टिविटी मेरी इस टर्म्स में डिफाइन होगी, वेयर म्यू नॉट एट द समथिंग, ठीक है, म्यू नॉट द कांस्टेंट और लाइक दैट। ठीक है, वेयर दैट्स फॉर स्पेसिफिक। ठीक, उसके बाद में अब क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होगा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ये फॉर्मूला डायरेक्ट काम नहीं करेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर यही फॉर्मूला डायरेक्ट काम करेगा। ठीक है, और बेसिकली क्या होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, अगर वो पी टाइप है तो जो एन नॉट होगा वो बड़ा होगा पी नॉट से, और अगर वो एन टाइप है, उल्टा हो गया, अगर वो एन टाइप है तो एन नॉट बड़ा होगा पी नॉट से, और अगर वो एन टाइप है तो पी नॉट बड़ा हो जाएगा एन नॉट से। तो एक टर्म, दोनों में से एक टर्म बार बार गायब हो जाएगा। कि अगर मैं देखूँ किसके लिए, अगर मैं देखूँ एन टाइप के लिए, तो एन टाइप के लिए मेरी कौन सी टर्म्स गायब मिलेगी, ये वाली। और अगर मैं पी टाइप्स के लिए देखूँ तो पी टाइप्स के लिए मेरी पहले वाली टर्म्स गायब मिलेगी। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा है। नाउ द ठीक, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अब देखो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मोबिलिटी दी गई है, वो ये रही।
ठीक है, अब इस टर्म्स का फिजिकल मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट वाज द फिजिकल मीनिंग ऑफ इट। यहाँ थोड़ी स्लाइड में जगह है। स्लाइड का पता नहीं क्या हो जाता है। ठीक, अब क्या समझना है यहाँ पे देखो, कंडक्टिविटी ऑफ कैरियर एक्सचेंज सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन एट 300 केल्विन, डेंसिटी कितनी है चार्ज कैरियर की 5 मल्टीप्लाई बाय 16 10 इन मीटर क्यूब। ठीक, एक्सटेंजिक अगर मैंने मिलाया क्या आर्सेनिक, तो कंसंट्रेशन क्या है 10⁻21 एटम्स पर सेंटीमीटर। मेजॉरिटी चार्ज क्या दिया n0 इतने हो जाएंगे, फिर सीधी सी बात है। और अगर मास एक्शन लॉ को मैं लगाऊंगा इसको, तो मुझे पी के होल्स की कंसंट्रेशन क्या मिलेगी ये। तो अभी यही बात मैंने आपको समझाई थी पीछे कि अगर मेरा मटेरियल किस तरह का है, अगर मेरा मटेरियल n टाइप है, तो जो n0 होगा यानी चार्ज कैरियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन वो ग्रेटर हो जाएगा p0 से, क्योंकि 10⁻21 की कंपैरिजन पे 10⁻11 इज अ लेस नंबर, इज अ हायर। ठीक है, दोनों में बहुत अंतर है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा अंतर है। तो इट इज अ लेस नंबर, तो इट इज अ वेरी स्मॉलर देन कंपैरिजन टू दैट। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, कंडक्टिविटी को निकाल के दिखाया है थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे, है ना, बहुत आसान सा काम किया गया है एंड इट इज इक्वलेंट लाइक दैट। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा समरी को नीचे दिया गया, अगर आपको समझना है तो फिर से वही चीज को रिपीट हो रहा है। एन टाइप मेटेरियल के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर द होल, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कंडक्टिविटी बाय इलेक्ट्रॉन ओनली। एंड द सेम थिंग्स पी टाइप, तो कंडक्टिविटी बाय होल्स ओनली। सही। अब यहाँ पे एक टर्म जो है ना, अगर देखना है वो मोबिलिटी है मेरी नजर में, जिसको समझना है। बाकी तो आपको तीनों टर्म समझ में आ रही है। एक शब्द है यहाँ पे मोबिलिटी। एक टर्म है यहाँ पे मोबिलिटी। अब मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी देखो ये डिपेंड करती है मटेरियल पे, क्योंकि यही चीज वो है जो मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर मैं इस फॉर्मूले को देखूं, सिग्मा बराबर एन क्यू इंटू मोबिलिटी, यही वो टर्म है जिस पर कंडक्टिविटी डिपेंड करे, क्योंकि ये दोनों तो मेरी नजर में कांस्टेंट है। अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा घटा दोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास में सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन का नंबर इतने ही हो, ठीक है, और अगर मेरे पास में कॉपर है उसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ही हो, तो दोनों की कंडक्टिविटी बराबर हो जाएगी। ये नहीं होगा। होगा क्या, जो मोबिलिटी है म्यू, ये डिपेंड करती है मटेरियल पे। ये डिपेंड करती है किस पे, मटेरियल पे, कि मेरा मटेरियल ये डिपेंड करेगी मटेरियल पे। मटेरियल क्या कहता है आपका, अब मटेरियल पे क्यों डिपेंड करेगी, क्योंकि ये चीज क्या है, ये चीज कहती है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह तक जाना है, तभी तो वो कंडक्ट करेगा। अदरवाइज वो कंडक्ट क्यों करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो इसे जाने के लिए लैटिस के बीच में से जाना पड़ता है। लैटिस हो गया या इवन मटेरियल के अपने अपने क्राइटेरिया हैं, उसके बीच में जाना पड़ता है। तो देखो अब यहाँ पे
ये बात मैं एक बार आपको बता रहा था कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या अंतर होगा। कि अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करूं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है, एटम का अरेंजमेंट वेल डिफाइन होता है, इट इज अ वेल डिफाइन। और इलेक्ट्रॉन को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो बिना किसी से टकराए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन अगर यही क्रिस्टल अमॉर्फस होगा तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टकरा टकरा के जाएगा। ठीक, तो पहली चीज तो दोनों का अंतर ये नजर आ गया कि आपका क्रिस्टलाइन में और नॉन क्रिस्टलाइन में क्या डिफरेंस था उस समय पे। ठीक है, तो अगर मैं ढंग से देखूं तो क्या होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो मोबिलिटी होगी वो हाई होगी एज कंपैरिजन ऑफ अमॉर्फस। नंबर 1 की मोबिलिटी क्या होगी, हाई होगी एज कंपैरिजन ऑफ अमॉर्फस क्रिस्टल। ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लैटिस की जरूरत है और लैटिस उतना अच्छे से काम नहीं करता नॉन क्रिस्टलाइन में। ठीक है, तो द सेम थिंग। तो अब यहाँ पे मोबिलिटी क्या है, क्या समझना है कि आपको लैटिस के अंदर या इवन कितना फ्री स्पेस मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने के लिए। अगर उसकी ट्रेवलिंग सही है, अगर उसकी ट्रेवलिंग सही है तो वो आसानी से कंडक्ट कर जाएगा, और अगर ट्रेवलिंग सही नहीं है तो वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, तो मोबिलिटी, अगर मान लिया मैं क्या करूं, मैंने क्या किया, मटेरियल के अंदर डोपिंग भी करा दी, सारे काम कर दिए, लेकिन फिर भी वो नहीं काम करता, तो ये इस वजह से होता है। ठीक है, अभी इसी चीज को हम आगे भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी। कंडक्टिविटी का मैंने ग्राफ रखा था बेसिकली समझाने के लिए कि कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ में किस तरह बढ़ती है। बड़ा अच्छा ग्राफ रहता है सेमीकंडक्टर के लिए। होता क्या है कि जनरली जो मेरी मेटल्स हैं उनके साथ क्या होता है, देखो अगर मैं किसी चीज को हीट करता हूं, अगर मैं किसी चीज को हीट करूं तो हीट करने से क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, और जब बॉन्ड ब्रेक्स होंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरा ओल्ड वाला। ठीक है, तो अब अगर हम ध्यान से देखते हैं, अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो ये फॉर्मुलेशन काम नहीं करता। जैसे जैसे हम मेटल्स के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं, मतलब टेम्परेचर को राइज करते हैं मेटल का, तो वो क्या करता है, वो कंडक्टिविटी को नहीं बढ़ने देता, वो कंडक्टिविटी क्या करती है, घट जाती है उल्टा। ठीक है, पर सेमीकंडक्टर के केस में ऐसा नहीं है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं वैसे वैसे आपकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करती है। बड़े आसानी से देख सकते हो, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टेम्परेचर, डोंट वरी, मतलब टेम्परेचर का उल्टा है। तो ये ग्राफ आपका कैसा आता है, रेसिप्रोकल, यानी अगर मैं देखूं कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/T के, और बेसिकली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/T। ठीक, कि अगर टेम्परेचर को मैं राइज करूंगा, ऐसे जब कांस्टेंट ऐसे करके होगा। ठीक है, कि अगर मैं कंडक्टिविटी मतलब टेम्परेचर को राइज करूंगा तो साथ में क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। रेसिप्रोकल है ना, अगर इस टर्म्स को मैं बढ़ाऊंगा तो ये टर्म क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो ये टर्म घट जाएगी और ये टर्म्स बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक, तो आसान सी चीज थी, आई होप। तो ये चीज होगी मेरी रेसिप्रोकल लेटिस के अंदर, लेटिस के अंदर। ठीक है, तो ठीक है, आया कुछ समझ में ना आया अभी, हेलो हेलो, आया समझ में, ठीक है, बेटर। सौरभ, हाँ ठीक है, बिल्कुल पक्का देख ले, ठीक है। आशीष, है भाई कुछ क्वेरी, आ गया पक्का, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो अब आज आपको काम की चीज बताऊंगा, वो एक चीज और बताई जाएगी। ठीक है, हाँ ग्रेट। अब हम डिवाइस फैब्रिकेशन की तरफ चलेंगे।
ठीक है, ये मतलब सिमुलेशन सही नहीं बन पाया इसलिए दिक्कत है। मैं इसे समझाऊंगा ये प्रयास से, ये बन नहीं पाया है, वरना बहुत अच्छा सिमुलेशन बन पाता है। ठीक है, ये काम नहीं करता। ठीक है, ब्लैंक स्लाइड डाल देते हैं। ठीक है, अब देखो वो सिमुलेशन सही से काम नहीं कर रहा था। अब देखो मेरे पास क्या है, अब काम की चीज देखते हैं। मेरे पास एक सिलिकॉन है। सिलिकॉन कैसा है? प्योर। प्योर ज़्यादा अच्छा समझ में आता है इंट्रेंजिक की जगह, दैट इज इंट्रेंजिक वर्ड है वैसे तो, ठीक है, लेकिन मैं अभी प्योर कह रहा हूँ। प्योर से मेरा कहने का मतलब क्या है कि मेरा जो क्रिस्टल है उसमें सिर्फ सिलिकॉन है। ठीक है, अब इस सिलिकॉन को मैं देखता हूँ अगर फिर स्पेसिफिक फॉर्म पूरे के पूरे की। अब अगर मुझे क्या करना है इसके अंदर, डोपिंग करानी है, कंसंट्रेशन बढ़ानी है इसमें। ठीक है, अब कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी? अब अगर याद हो, मैंने एक एग्जांपल अभी लिया था थोड़ी देर पहले। उस एग्जांपल में मैंने क्या दिखाया था आपको, इसमें ये इसीलिए लिया था मैंने ताकि चीज़ें समझ में आया हो। अभी एग्जांपल में क्या दिखाना है, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एस्ट्रेंजिक डोपिंग बाय द आर्सेनिक। आर्सेनिक के जरिए मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन को बढ़ाया आर्सेनिक की। इतने एटम मैंने मिलाए इसमें। ठीक है, अब पीछे चलते हैं। अब मेरे पास क्या है, 10⁻23 या इवन आई एम टोल्ड 10⁻24, ऐसे करते हैं, 10⁻24 मीटर क्यूब के सिलिकॉन है। इसकी ये डेंसिटी है कि इतने मीटर क्यूब में इतने पार्टिकल मिलते हैं सिलिकॉन के। मैंने इसके अंदर क्या किया, आर्सेनिक के 10⁻21 मीटर क्यूब पार्टिकल मिला दिए इसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से इन दोनों को देखूं तो पर 1000 पे एक आर्सेनिक होगा, पर 1000 सिलिकॉन पे एक आर्सेनिक होगा सिंगल, कि 1000 सिलिकॉन होंगे और 1000 में एक आर्सेनिक का मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, तो मेरे जो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, 10⁻21। ठीक है ना? ठीक है, तो अगर मैं इस लेटिस को देखूं तो यहाँ बहुत बड़ा लेटिस के बाद में बीच में कहीं एक आर्सेनिक का मॉलिक्यूल अटका रहेगा। ठीक है, और अगर मैं इसके साइज की बात करूं, किसकी, जो मेरा स्पेसिफिक आएगा, और साइज की मैं बात करूं तो इट इज गोइंग टू 10⁻⁻7 ऑर्डर इन मीटर। कि अगर एक आर्सेनिक कहाँ मिलेगा, 10⁻⁻7 के ऑर्डर में, और 10⁻6 के ऑर्डर में कितने मिल जाएंगे आर्सेनिक, लगभग टोटल मिला के 50-100 के करीब तो हो ही जाएंगे एटलीस्ट। ठीक है, तो ये चीज ये हो गई कि मटेरियल को किस तरह बनाया जा रहा है कि इसके अंदर, अब इसके अंदर चीजों को मिलाते कैसे हैं, कि ये तो ये हो गया। अब मिलाने का तरीका क्या होगा, ऐसे ही आर्सेनिक मिलेगा, ऐसे ही फास्फोरस बिल्ड किया जाएगा, ऐसे ही सब चीजें की जाएंगी। अब मिलाने का तरीका क्या है फास्फोरस के अंदर, पहली टेक्निक है दुनिया में जिसे कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बड़ा अद्भुत शब्द है। अब डिफ्यूजन एक कैसा शब्द है, डिफ्यूजन को डिफाइन कैसे किया जाता है, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है कि अगर मैं क्या करूं, कॉमन सी बड़ा छोटा सा एग्जांपल मैं ले रहा हूं। मेरे पास में क्या है, परफ्यूम है। मेरे पास क्या परफ्यूम है, मैंने क्या किया, परफ्यूम का बोतल का ढक्कन मैंने खोल दिया, ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद क्या होगा, वो धीरे 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 कुछ समय बाद पूरे कमरे में फैल जाता है अपने आप। पूरे कमरे में जगह जगह हर जगह उसकी महक आने लगती है। अब ऐसा क्यों हुआ?
कि पूरे कमरे में परफ्यूम की महक क्यों आने लगी, ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आपने मॉलिक्यूल को उठा उठा के तो कमरे में नहीं ले गए एक एक करके कि इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो ऐसा तो नहीं है हुआ। ऐसा क्यों हुआ? तो इस फिनोमेना को नाम दिया गया डिफ्यूजन। ठीक, ये एक ऑटो नेचर फॉर्मूला था जिसमें थर्मल एनर्जी काम करती है। ठीक, ये एक ऑटो नेचर था, ये कि नेचुरल फिनोमेना है। अब नेचुरल फिनोमेना क्यों है? अब नेचुरल फिनोमेना हमने इसे क्यों कहा? यहाँ क्या होता है डिफ्यूजन के अंदर कि हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रेवल करती हैं। यानी भीड़ से बिना भीड़ की जगह देखो, क्योंकि क्या था परफ्यूम की बोतल में, क्या था परफ्यूम बहुत ज्यादा था। परफ्यूम ज्यादा इन द सेंस क्या कि एक पूरी बोतल परफ्यूम से भरी हुई थी, तो बोतल के अंदर परफ्यूम का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, कमरे में कोई परफ्यूम नहीं था शुरू में। लेकिन आफ्टर सम टाइम पूरे कमरे में क्या हुआ, परफ्यूम फैल गया। तो ये क्या हुआ डिफ्यूजन के तहत, डिफ्यूजन के अंडर में हुआ कि हाई कंसंट्रेशन से चीजें लो कंसंट्रेशन को चली, इस चीज को कहा जाता है डिफ्यूजन, बड़े सिंपल से शब्दों में। तो दैट्स कॉल्ड डिफ्यूजन फिनोमेना। ठीक, अब डिफ्यूजन सेमीकंडक्टर में क्या काम करता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डिफ्यूजन बहुत काम करता है सेमीकंडक्टर में। और डिफ्यूजन से क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ये रहा सिलिकॉन का एक ब्लॉक, और ब्लॉक क्या वेफर होती है, लगभग जो थिकनेस है इसकी, ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं 100 माइक्रोमीटर, 100 माइक्रोमीटर के लगभग थिकनेस रहती है। इसके सामने फास्फोरस एज ए गैस, ठीक है, बेसिकली POCl3 एक गैस होती है, उसको इसके ऊपर डाला जाता है लगातार। ठीक, और इस टोटल सिस्टम का जो टेम्परेचर होता है उसे रखा जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1100 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, अब हम इससे ऊपर नहीं जाते 1100 से। 1100 से ऊपर क्यों नहीं जाते? बिकॉज 1100 से ऊपर जाने के बाद में जो सिलिकॉन है, अगर वो क्रिस्टलाइन है, अगर वो सिलिकॉन कैसा क्रिस्टलाइन है, तो क्रिस्टलाइन से वो नॉन क्रिस्टलाइन में बदल जाएगा। क्या होगा, वो नॉन क्रिस्टलाइन में चेंज हो जाएगा क्रिस्टलाइन से। तो इसलिए क्या किया, 100 माइक्रोमीटर की रेंज के ऊपर हमने दोनों चीज़ों को कहा, फास्फोरस POCl3 की गैस डाली गई और उसके बाद में उसका टेम्परेचर इतना रखा गया। अब क्या होगा, ये प्रोसीजर कई बार 3 घंटे से लेके 12 घंटे तक होता है। 3 घंटे से लेके 12 घंटे तक होता है प्रोसीजर। और 3 घंटे से 12 घंटे तक क्यों होता है? क्योंकि देखो अब क्या था, बाहर फास्फोरस का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, हाई हो गया, और सिलिकॉन के अंदर कोई भी फास्फोरस नहीं था। तो क्या होगा भाई, फास्फोरस सिलिकॉन के अंदर आएगा, ठीक है, और आके इसकी लेयर पे चिपक जाएगा। तो ये जो हिस्सा मेरा बनेगा बेसिकली दैट्स कॉल्ड एन टाइप मटेरियल। ठीक है, बात समझ में आई भाई? अब आगे अच्छे से, ठीक है, ये इसी चीज को हम डिवाइस प्रोसेसिंग कहते हैं। इसी चीज के लिए दुनिया में बहुत पैसा है, जो आदमी बहुत अच्छे से डिफ्यूजन करा पाता है। इवन डिफ्यूजन कराने के लिए जो इंजीनियर और टेक्नीशियंस रखे जाते हैं, एक एक कंपनी करीबन कुछ ना कुछ होता तो लगभग 20-20 लाख तक का लोगों का पैकेज है। 20-20, 25-25 लाख बड़े इजीली पैकेज है इस काम करने के लिए, एक सिंगल काम के लिए, कि वो देखने के लिए कि डिफ्यूजन की स्टेटस क्या है एक्चुअल में। ठीक है, हाँ भाई समझ में आई बात? बता पायल, आई बेटा समझ में बात है? ठीक है पक्का? ठीक है, अब इसके आगे का मैं बताऊंगा कल। अब ठीक है ना भाई सौरभ, है ना? कल तो ऑफ रहेगा एक्चुअल में। ठीक है, तो बात करेंगे परसों, परसों नहीं, परसों है क्लास में आपके? हाँ परसों है, तो बात करेंगे परसों। ठीक है ना, परसों 11 बजे। ठीक है, ठीक है, ओके। कुछ पूछना हो तो बता सकते हो? नहीं, ठीक है, चलो देख लीजिए एक बार लेक्चर को सही से और फिर से पूछना।